नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। हमारी जो आरएस मेंस को लेकर एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम करंट अफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं सेक्टर वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। आरएस मेंस के अंदर स्कीम्स कितनी अहम भूमिका निभाती हैं ये आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। साथ ही साथ हम हमारी ये करंट अफेयर की जो मैगजीन है इसको कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी स्कीम थी उनको कवर किया था। आज हम जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी स्कीम्स को कवर करेंगे। ये बुक है, अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो आप लोग अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आरएस मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है ये पुस्तक। आप लोग इसे जल्द से जल्द खरीदें और जिसके पास ये बुक है वो अभी ओपन करके जो भी यहाँ पर कुछ अगर नए फैक्ट्स या नई चीजें बताई जाती है तो वो आप एड ऑन कर लें। ठीक है, इसी के साथ जो आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे हम भारत के अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के कमेंट्स थे कि हिंदी की पीपीटी भी लाई जाए, तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीपीटी लेकर आया हूँ। और ये जो पीपीटी है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको इसका जो पीपीटी है वो इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। बुक के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, पुस्तक खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इतने कम समय में इतना इस पुस्तक को प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अर्ज करता हूँ। आगे बढ़े तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के लिंक्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसके बारे में बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग होती क्या है। अगर फूड प्रोसेसिंग को जाने तो सबसे पहले मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो कोई भी ऐसी चीज है या कोई भी कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है, उस पर कुछ काम करके या कुछ प्रोसेस करके या कुछ वैल्यू ऐड करके उसको एक नया प्रोडक्ट बनाना। और उस प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज होती है। एक तो क्या होता है, डायरेक्ट रेडी टू यूज यूज होता है वो। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो जाती है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि उसकी जो सेल्फ लाइफ बोलते हैं, सेल्फ लाइफ मतलब मान लो अगर एक कोई ये जैसे अमरूद है, ठीक है, या फिर एक आम है, ठीक है, तो वो लगभग आपको मान लो उसकी 1 महीने 2 महीने की वैलिडिटी है। लेकिन आप अगर उसका मैंगो जैम बना देते हैं, आप अगर उसका जो आजकल पैकेट के अंदर जूस आते हैं, ठीक है, रियल जूस के जो पैकेट्स वगैरह आते हैं वो बना लेते हैं, तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। ठीक है, तो कोई भी इनपुट है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, आपको टमाटर से टमाटर सॉस बनाना है, चाहे वो अमरूद से आपको गुआवा का रियल जूस बनाना है, या आपको जैम बनाना है, जो भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट जो बनते हैं उसे ही बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कोई इनपुट है, उस पर कुछ प्रोसेस करके या कुछ वैल्यू ऐड करके आउटपुट निकलता है, इस पूरी प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग बोला जाता है। सिंपल सिंपल शब्दों में ये फूड प्रोसेसिंग की परिभाषा है। आगे हम बढ़े तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसे जो हमारा लास्ट का इकोनॉमिक सर्वे था और बहुत जगह जो प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे जितने भी बड़े बड़े जो मंत्री हैं या अफसर हैं उन्होंने इस एक वर्ड को यूज में लिया है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ सनराइज सेक्टर। अब ये सनराइज सेक्टर क्या है? सनराइज सेक्टर ऐसे सेक्टर को उपाधि दी जाती है जब उस सेक्टर के अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, ठीक है, पावर बहुत है, पता है हमें कि ये बहुत आगे जाने वाला है। ठीक है, और उसी के साथ साथ वो नया नया होता है मार्केट में। ठीक है, तो जो अभी इंडिया के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन ये नया नया है, इसीलिए इसे सनराइज सेक्टर के नाम से सनराइज सेक्टर की उपाधि दी गई है। आप अगर अपने जो आंसर्स हैं उनके अंदर अगर ऐसे कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उन कीवर्ड से जो जो कॉपी चेकर है उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। ठीक है, तो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है वो भारत के लिए एक सनराइज सेक्टर के तौर पर उभर रहा है। ठीक है, ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के कुछ आंकड़ों की, तो जो निर्यात में इसकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 13% की हिस्सेदारी है। ठीक है, इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 13% की हिस्सेदारी है। और जो हमारा औद्योगिक निवेश है उसके अंदर इसके 6% की हिस्सेदारी है। और अगर हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर 2014 से लेकर 2020 तक, ठीक है, 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आया है, मतलब एफडीआई आया है। ठीक है, और भविष्य में जो संभावना जताई जा रही है वो 33% की संभावना जताई जा रही है 2024 तक। ये 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर
हो जाएगा। देखो वापस मोटा मोटी बात करें तो जो निर्यात है, निर्यात के अंदर इसकी 13% हिस्सेदारी है, और औद्योगिक निवेश है उसमें 6% की हिस्सेदारी है, और 2014 से 2020 तक इसके अंदर 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आ चुका है, एफडीआई आ चुका है, और 2024 से 2024 तक 33 बिलियन डॉलर निवेश आने की या एफडीआई आने की संभावना नजर आ रही है। दूसरा एक और, अगर 2024 तक एक और फैक्ट है कि 9 मिलियन नौकरियां पैदा करने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये सेक्टर अकेला 9 मिलियन नौकरी देने के लिए सक्षम है, और 2030 तक हम दुनिया के पांचवें सबसे बड़े खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बनने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। इस बार मुझे अच्छी संभावनाएं लग रही हैं। एक आपके ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही उभरते हुए सेक्टर है और इंडिया उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेंस में क्वेश्चन आने के अच्छे चांस हैं। तो आप इन सब जो भी सेक्टर्स हैं इनके लिए अच्छे फैक्ट्स और अच्छा डेटा के साथ अगर एग्जाम में जाएंगे तो आप इनको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे में भी अभी मैं आपको आगे एक आर्टिकल बताएंगे कि उन फैक्ट्स को कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। उसके जो इंग्लिश वालों के लिए देखो 13% क्या है, एक्सपोर्ट के अंदर भागीदारी है, 6% क्या है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर भागीदारी है, ठीक है। और एफडीआई की बात करें 2014 तक 2020 तक 2014 से 2020 तक तो 4.18 बिलियन है, और 2024 तक संभावना कितनी जताई जा रही है, 33 बिलियन डॉलर की संभावना जताई जा रही है। नौकरियां 2024 तक 9 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर देंगे हम, ठीक है। उसी के साथ वर्ल्ड का 5वें लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएंगे हम, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे, आप वो याद रखने हैं, और इससे आप अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं, अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब ये कुछ और फैक्ट्स दिए हैं, बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज आती है कि हमें और फैक्ट चाहिए, और फैक्ट चाहिए, तो मैंने सारे फैक्ट्स यहीं पर उतार दिए हैं। ये पीपीटी आप आराम से इत्मीनान से देख लेना, और इसमें से जो आपको काम के फैक्ट लगे वो यूज कर लेना। इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट हैं कि फूड जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके अंदर भारत फर्स्ट नंबर पर है, और जो हमारा जो फिश प्रोडक्शन है वो कितना है, राइस के अंदर हम क्या पोजीशन रखते हैं वगैरह, ये सारे फैक्ट्स हैं। आप एक बार पीपीटी के अंदर देख लेना। यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा डेटा हो जाएगा, और ये इतना ज्यादा डेटा आपको वहाँ एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा। अब ये जो आर्टिकल है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप इसका यूज करके आप अपने ऐसे में, मान लो अगर फूड प्रोसेसिंग से या फूड सेक्टर से कोई अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, तो भी यूज कर सकते हैं। पेपर 1 में तो यूज करेंगे ही करेंगे आप, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्या है कि अभी तो क्या थोड़ा टाइम हो गया, नवंबर के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया का जो दूसरा संस्करण है वो भारत के अंदर हुआ था, और हमने इसकी मेजबानी की थी। तो उसके अंदर जब हमारे पीएम ने एड्रेस किया था तो उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी बताई थी, या बहुत से ऐसे फैक्ट्स बताए, या बहुत से ऐसे अचीवमेंट्स बताए जो इंडिया ने अचीव किए हैं। तो वो अपन यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैं साइड में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख के या बोल के आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले तो जो हमारे पीएम है उन्होंने इसे उभरता हुआ उद्योग बताया, ठीक है। क्या बताया, उभरता हुआ उद्योग बताया, और ये कहा कि 9 वर्षों के अंदर हमने 50,000 करोड़ का 50,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आकर्षक कर लिया है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि जो हमारी औद्योगिक और कृषि नीतियों का जो परिणाम है उसी के स्वरूप हमने इसके अंदर जो खाद्य निर्यात है उसमें 150% की वृद्धि हासिल की है। देखो वापस देखना, सबसे पहले तो हमने जो पिछले 9 वर्ष है उसके अंदर हमने 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षक किया है, और उसी के साथ साथ हमने 150% की वृद्धि पा ली है इस सेक्टर के अंदर। ये हमारी जो औद्योगिक नीतियां हैं और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लेकर जो स्कीम्स हैं उन्हीं के कारण हमने ये अचीव किया है, ऐसा बोला गया। ये कहाँ बोला गया, वर्ल्ड फूड इंडिया के अंदर बोला गया। ये आपको एड्रेस करने की कहीं जरूरत नहीं है। इस दिन क्या हुआ कि देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स बताएं, ठीक है, रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, तो जो 3 स्कीम है वो सब लिख कर आएंगे, और 1-2 और प्रोग्राम वो सब लिख कर आएंगे। जब आप ये लिख कर आएंगे कि जब हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया का जब उद्घाटन हुआ था तब 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह को हमने प्रारंभिक पूंजी के रूप में आर्थिक सहायता दी, ठीक है। ये एक अलग फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है, ठीक है। तो और बहुत इजी फैक्ट है कि भाई 1 लाख जो स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, उन्हें हमने प्रारंभिक पूंजी देकर उन्हें
मदद की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ठीक है। उसी के साथ क्या इसका उद्देश्य क्या था, देखो इसके अंदर ये बोला गया कि हमें दुनिया की खाद्य टोकरी बनना है, ठीक है। हमें क्या बनना है, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पीएम ने ये बोला कि हमें दुनिया की खाद्य टोकरी बनना है, ठीक है। अब देखो ऐसे कुछ अगर आप फैक्ट्स लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज लिख कर आएंगे तो थोड़ा सा 4-5 मार्क्स देते चलेंगे, बट कुछ ऐसे कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं कि भाई सनराइज सेक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है, हमें दुनिया की खाद्य टोकरी बनना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, आप अपने एग्जाम के अंदर, अपने कॉपी के अंदर उतारें, इसका प्रभाव आपको आपके मार्क्स के तौर पर नजर आएगा, ठीक है। दुनिया की खाद्य टोकरी बनना है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप पक्का यूज करके आना, ठीक है। बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं, चाहे ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फूड से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी फैक्चुअल चीजें आए, आप ये डाल देना, कीवर्ड्स लेकर आए हैं, ठीक है। हाँ, तो आयुर्वेदी में कहा कहा जाता है रित भूख, ठीक है। क्या बोला गया, रित भूख। रित भूख का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार भोजन करना, ठीक है। रित भूख मौसम के अनुसार भोजन करना। मित भूख, ठीक है, मित भूख यानी संतुलित आहार। और हित भूख यानी स्वस्थ भोजन, ठीक है। तीन कीवर्ड्स बोले थे उन्होंने, मित भूख, रित भूख और हित भूख, ठीक है। मित, रित और हित। अब इन तीन कीवर्ड्स के अंदर पूरा का पूरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो समा जाता है, ठीक है। आप इसको अगर यूज अच्छे से कर लें। और दूसरा इसे और हमें क्या बोला गया कि जो हमारा जो बाजरा है, ठीक है, बाजरे को सुपर फूड बकेट के बारे में बोला, सुपर फूड बकेट बोला गया, ठीक है। देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आपको एक बार थोड़ा सा रिटेक बता देता हूँ। हमारा जो एफडीआई है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के अंदर हमें 50,000 करोड़ का एफडीआई प्राप्त हुआ है अब तक, ठीक है। उसी के साथ साथ 9 वर्षों के अंदर हमने 150% की वृद्धि पाई है, ठीक है। और उसी के साथ साथ 1 लाख लोगों को हमारे जो ये वर्ल्ड फूड इंडिया का जब दूसरा संस्करण हो रहा था, इसके अंदर हमने 150 तब तक हमने सॉरी 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने इनिशियल अमाउंट देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है कि आप इस फील्ड में काम करें। उसी के साथ साथ हमारा जो उद्देश्य बताया है, उद्देश्य ये बताया गया है कि दुनिया की खाद्य टोकरी बनना है। और हमारे जो वैज्ञानिक समझ को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो 3-4 जो कीवर्ड्स यूज किए उन्होंने संस्कृत के, रित भूख यानी मौसम के अनुसार खाना है, मित भूख यानी संतुलित आहार, और हित भूख यानी स्वस्थ भोजन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। इस आर्टिकल्स के अगर आप कुछ कीवर्ड्स हैं वो यूज करेंगे तो आपके मार्क्स और एनहेंस हो सकते हैं। उसी के साथ जो बाजरा है उसे सुपर फूड बकेट बताया, ठीक है। और श्री अन्न के बारे में भी बताया। ये हम जब श्री अन्न के बारे में या जब हम आगे बात करेंगे मिलेट शेयर के बारे में, तब हम और ज्यादा इसमें इन डेप्थ में चर्चा कर लेंगे। हाँ, तो ये था हमारा जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि और गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है। वो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ही थे जो हमने पहले बात की, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ साथ इसके अंदर एक जो हमारा जो फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स है एंड कोल्ड चेन एज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, ठीक है। इन्हें हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल के अंदर 2015 के अंदर इंक्लूड कर दिया। पीएसएल क्या होता है, पीएसएल आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे, जैसे अभी जो हमारे पीएसएल के अंदर 18% के जो लोन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देने हैं, तो उसके अंदर एग्रो फूड प्रोसेसिंग और इसको भी 2015 के अंदर इंक्लूड किया गया। क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों को या बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको ही लोन देते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे किसान हैं या जो छोटे कोई सेक्टर्स हैं जिसके अंदर थोड़ी संभावनाएं कम होती है लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, बट वो उनको नहीं देते हैं लोन, तो इसीलिए आरबीआई ने अपने गाइडलाइन के तौर पर कुछ परसेंटेज फिक्स कर रखे हैं कि इतने परसेंटेज आपको जो हम प्रायोरिटी सेट करेंगे उस एरिया के अंदर आपको लोन देने पड़ेंगे। ये बैंक्स के लिए एक तरह से गाइडलाइन के तौर पर काम करती है। तो इसके अंदर 2015 के अंदर इस सेक्टर को ऐड किया गया। ये एक अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इससे पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो लोग और ज्यादा प्रोत्साहन होंगे और उसके अंदर और ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पहले जो हमारा जो मतलब एक जो एफएसएसएआई है, ये जो
स्टैंडर्ड डिसाइड करती थी या जो क्वालिटी देखते थे, तो वो सब पहले प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देखते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एडिटिव बेस्ड पैटर्न पर देखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या डाल रखा है उसको भी एक तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ना देकर अब जो उसके अंदर और प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट हैं, उनको भी चेक किया जाता है, ठीक है। और 100% एफडीए अलाउ कर दिया इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो स्पेशल फूड प्रोसेसिंग फंड एक बनाया गया 2000 करोड़ रुपए का, ठीक है, जो नाबार्ड के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और ये 3 स्कीम है, अब इन स्कीम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, ठीक है। तीसरी कौन सी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए। और एक और हम पढ़ेंगे उड़ान 2.0। ये 4 स्कीम्स को अब हम आगे एंड डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने जो कवर किया वो स्टैटिक का पोर्शन था प्लस करंट अफेयर का पोर्शन था, स्कीम्स का पार्ट अब स्टार्ट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ, तो स्कीम्स पढ़े उससे पहले एक बार हम ये अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। और क्या है कि बड़े लेवल पर अगर हम देख लेंगे ना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसके अपॉर्चुनिटीज या एडवांटेज हैं, तो ज़्यादातर आप स्कीम्स में देखना यही पॉइंट्स आपको घूम फिर के मिलेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले तो फार्मर की इनकम को डबल करना है, ठीक है। अशोक दलवाई कमेटी है, गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था कि ये रिकमेंडेशन दे कि फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर ये भी बताया गया था कि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का भी यूज करके फार्मर्स की इनकम को डबल करवा सकते हैं, तो उसको एनकरेज करना है। तो ये एक आपका अच्छा पॉइंट हो गया। उसके बाद है कि जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करना है ऑल लेवल पर। अब ऑल लेवल का मतलब क्या है कि देखो, आपको सबसे पहले तो कोई फार्मर है, फार्मर के गेट से लेके रिटेल शॉप तक, ठीक है, गेट से लेके रिटेल शॉप तक आपको जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको बचाना है। कैसे बचाना है, जैसे अगर मान लो फार्मर का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है, ताकि वो स्टोर करके अपने फूड की जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सके। और दूसरी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर प्रोवाइड करवाए। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसकी जो क्वालिटी चेक वगैरह होने के बाद उसके दाम अच्छे मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि वेस्टेज मिनिमाइज करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या उसको अगर एक्सपोर्ट वगैरह करवाना है तो भी टेक्नोलॉजीज की मदद से वगैरह उस प्रोडक्ट के अंदर और क्वालिटी कैसे लाई जा सके वो भी देना है। और एनकरेज करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहेगा तो उस जो भी सेक्टर है वो बूम दिन ब दिन करता रहेगा। उसके बाद बात करें पॉलिसी प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कैपेसिटी एक्सपेंशन अपग्रेडेशन एंड अदर सपोर्टिव मेजर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज सेक्टर। ये सारी कॉमन से पॉइंट है, आपको सारी स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। अब हम ये हिंदी का है, आप एक बार और इसको अच्छे से रीड कर लेना, पीपीटी आपको मिल ही जाएगी। हाँ, अब चैलेंजेस की बात करें तो देखो, चैलेंजेस के अंदर सबसे पहला अगर चैलेंज है तो इनएडिक्वेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बहुत ही इंडिया के अंदर बहुत ही लो लेवल पर है। कैसे लो लेवल पर है, या कम एक्सेसिबल नहीं है, हर किसी फार्मर के पास ये एक्सेसिबल नहीं है। छोटे मोटे फार्मर तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको एक चीज या एक अच्छा अगर अपन फैक्ट देखें, देखो आप ये अगर बोल बच्चन लिख के आएंगे तो मार्क्स तो देगा, लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। अब याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो मोटा मोटी अगर अराउंड में भी लिख के आएंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे एक फैक्ट है कि जो फार्मर के गेट पर ही है ना 30% फूड वेस्टेज हो जाता है या लॉस हो जाता है उसको। 30% फार्मर के गेट पे ही इतना वेस्टेज निकल जाता है, या और भी जो भी बहुत से कारण है उसकी वजह से। एक नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट थी, उसके अंदर ये बताया गया कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, ठीक है, मोस्टली ऑन पेरिसेबल प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, कितना है 92,561 करोड़ एनुअली, मतलब हर साल 92,000 लगभग 92,000 करोड़ का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है फार्मर्स को। तो ये चीजें देखो, इसको बचाएंगे तो फार्मर्स की इनकम पर प्रभाव पड़ेगा, वो हमने वहां पर अपॉर्चुनिटी एडवांटेज में देखा था। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है ये कितना जरूरी है इंडिया की इकोनॉमी के लिए हो या जो हमारे इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो या फार्मर की लाइफ पर हो। दूसरी बात है प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी गैप्स भी जो फूड सेफ्टी एंड पैकेजिंग कॉजेज हैं, ठीक है, उस पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें फूड क्वालिटी कंसर्न,
देखो क्या होता है कि फूड क्वालिटी कंसर्न्स इस वजह से आ रहे हैं ज़्यादातर फार्मर्स को। क्या है कि एक वैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो बैन भी हैं, और बहुत से ऐसे फर्टिलाइजर हैं उनको एक फिक्स लिमिटेड मैनर में यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फार्मर्स क्या है कि अपने थोड़ा सा लालच के चक्कर में या ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में वो फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या थोड़ी बहुत कम नॉलेज होने की वजह से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जो क्वालिटी है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा एक फैक्टर है, लैक ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। और उसके बाद कंट्रोलिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी और लिमिटेड कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर्स भी है वो भी काफ़ी कम अवेयर है। जैसे कोई भी एक अगर व्हाट्सएप मैसेज चल गया कि आपको इस प्रोडक्ट से ये हानि हो रही है, रियल जूस के जो थे उन पे चला था कि डब्बे फट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई मैसेज चल जा रहा है मान लो, ठीक है, तो वो एकदम से अवेयर है नहीं जो भी हमारे जो कंज्यूमर्स वगैरह हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत से नुकसान वो देखने को मिलते हैं। ये है मोटा मोटी चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं, ये हिंदी में हो गया आपका। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये हमारी इस की पहली स्कीम है। आज क्या है कि हमने साथ साथ स्टेटिक्स भी कवर कर लिया। आपके स्टेटिक्स के अंदर भी इकोनॉमी के अंदर लिखा हुआ है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, सीधा सीधा। तो और फूड प्रोसेसिंग का इस बार मेरे को 2-3 सेक्टर्स हैं उस पर अच्छी संभावना लग रही है, ठीक है। पहले भी मैंने बोला कि फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर हैं उन पर क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। हाँ, ये सबसे पहले तो अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है कि जो छोटी छोटी स्कीम्स होती है वो उसके अंदर आ जाती है, और ये बड़े लेवल पर उसे एक उसके सब कंपोनेंट्स के तौर पर कुछ, जैसे इसके सब कंपोनेंट साथ इसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स चल रही है, ठीक है, वो हम एक एक करके आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, ये 2016 के अंदर लाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। और इसका जो पहले नाम था वो संपदा नाम था, ठीक है। संपदा मतलब स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। देखो, अगर यहाँ पर हम देखें इसके नाम में आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव है इसके क्लियर बताएंगे। स्कीम फॉर, ठीक है, एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हो गए। मराइन, मराइन मतलब जो समुद्री जो प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए वो उनको भी, जैसे फिशेज है और जो भी सी फूड है, ठीक है, उनको अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलेगा तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एग्रो मराइन यहाँ इस स्कीम के अंदर एम्फेसाइज किया है मराइन प्रोडक्ट को भी, ठीक है, उनको प्रोसेस और डेवलप करके एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाने। क्लस्टर मतलब बड़े जो छोटे छोटे किसानों को मिलाकर एक बड़ा सा क्लस्टर बनाना, ताकि वो बड़े लेवल पर इंपोर्ट कर पाए। एक अकेला किसान अपने दम पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और उसको अच्छा दाम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लो मेरे पास खाली 2 कट्टे ही आलू है, तो मैं 2 कट्टे आलू के चिप्स तो नहीं बना सकता, बट मेरे जैसे जैसे अगर 50 किसान मिल जाए और सब 2-2 कट्टे आलू इकट्ठे कर दें, तो फिर हम मिलकर एक बड़े लेवल पर एक क्लस्टर के फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। तो यही एक इसका है। 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया था, संपदा का जो नाम है वो चेंज करके कर दिया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। इसका वही मेन ऑब्जेक्टिव है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और एफिशिएंट सप्लाई चेन बनानी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना है फार्मर के। अभी हम आगे ये पहली बात सेक्टर स्कीम है। हाँ, देखो 2 होती है, एक सेंटर सेक्टर होती है, एक सेंटर स्पॉन्सर्ड होती है। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है पैसा भी सेंटर देती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सेंटर करती है। और जो सेंटर स्पॉन्सर होती है उसमें पैसा सेंटर का होता है, लेकिन उसका स्पॉन्सर कोई और करती है, ज्यादातर में स्टेट करती है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी स्पॉन्सर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट के द्वारा या किसी अदर जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव देखें, अगर संपदा योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना के अगर ऑब्जेक्टिव देखें, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये किसान का खेत है, यहाँ से लेके इसकी जो ये रिटेल शॉप है, ठीक है, यहाँ तक के जो भी कार्य है वो मतलब सॉरी कुशल आपूर्ति श्रृंखला मतलब चेन है, जो फूड मैनेजमेंट चेन है, ठीक है, उसको बढ़िया करना है, ठीक है। जैसे क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, ठीक है, फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हेल्प करना है। किसमें हेल्प करना है, हमने बात किया था कि उसको अच्छा प्राइस दिलाना है, किसको, किसान को, ताकि उसकी क्या हो जाए, आय डबल हो जाए, आय हो जाए दुगनी, ठीक है। अब आगे बात करें तो हेल्प करनी है, किसमें हेल्प करनी है, एक तो रिड्यूसिंग वेस्टेज। देखो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े,
सारे पॉइंट्स पढ़े हमने, इसलिए मैंने उनको पहले ही पढ़ा दिया ताकि आप वहीं से देखकर लगभग छोटा मोटा चेंज आएगा, कंपोनेंट्स में चेंज आ सकता है, बाकी ऑब्जेक्टिव लगभग वही है। ठीक है, रिड्यूस करना है वेस्टेज को, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनमें इंक्रीज करना है किसको, प्रोसेसिंग लेवल को, अवेलेबल करवाना है सेफ एंड कन्वीनियंट प्रोसेस फूड्स, ठीक है, एट अफोर्डेबल प्राइस टू कंज्यूमर, नया पॉइंट है। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं इसके 7 कंपोनेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके 7 कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं, मतलब 7 कंपोनेंट बोल दो या इसमें ये बोल दो कि ये 7 सब स्कीम्स हैं। इन सब स्कीम्स को मिलाकर अमरेला स्कीम है जो है आपकी किसान संपदा योजना। पहला है मेगा फूड पार्क। ठीक है, मेगा फूड पार्क अपन देख ही रहे हैं। ठीक है, मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, ताकि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो अपनी जो भी फूड वगैरह हैं वो उधर, अभी हम इसको मेगा फूड पार्क को जस्ट आगे वाली स्लाइड में अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम वैसे लगभग सारी बात कर चुके हैं, एक बार आप यहाँ पर वापस देख लेंगे तो आपको अच्छे से एक बार बड़ी पिक्चर में क्लियर हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है, उसके बाद क्रिएट करना है बैकवर्ड एंड लिंकेज, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, इसकी हमने बात की। अब ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, देखो ये है किसान का फार्म, ठीक है, यहाँ पर वो खेती करने वाला है, यहाँ उसने बीज खरीदे हैं या अपने जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे हैं, यहाँ उसने बुआई की है और यहाँ उसको प्रोसेस करके भेजना है। तो ये हो गया उसका फॉरवर्ड लिंकेज, ये उसका बैकवर्ड लिंकेज। अब बैकवर्ड लिंकेज में भी अगर वो बीज जो सीड है मान लो, ठीक है, जो सीड है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फर्टिलाइजर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर उसने अच्छी क्वालिटी के साथ फूड को तैयार कर दिया या जो प्रोडक्ट है उसको तैयार कर दिया और प्रोसेसिंग के अंदर अगर कोई दिक्कत आ गई या फॉरवर्ड लिंकेज में अगर कोई दिक्कत आ गई तो भी उस फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज है उसका जो लिंकेज है उसको भी क्रिएट करना है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आगे क्या है, क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। प्रिजर्वेशन सबसे क्या बोलते हैं बड़ा ऑब्स्टिकल रहता है किसानों के सामने। जो भी पेरिसेबल गुड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसीलिए इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर। सेफ्टी एंड क्वालिटी को भी अश्योर करना है, जैसे हमने एक पॉइंट देखा था, हम बात सब कर चुके हैं कि पहले जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होता था, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बाय प्रोडक्ट यूज किए गए हैं उसकी भी क्वालिटी चेक होगी। ठीक है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो भी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ये 7 इसकी सब स्कीम्स हैं। ठीक है, हमने सब पर एक एक करके बात की है, आप एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये अगर मैं बात करूं मेगा फूड पार्क की तो क्या है, कोई फार्मर ग्रुप है, कोई फार्मर ग्रुप है, एक सेकंड, कोई फार्मर ग्रुप है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल फार्मर है, ये सब मिलकर यहाँ पर कलेक्टिव सेंटर सीसी पर लेकर आएंगे। और यहाँ पर कलेक्टिव सेंटर के बाद जो यहाँ पर हमारा प्राइमरी प्रोसेस सेंटर है, यहाँ पर इनका सबसे पहले इनको प्रोसेस किया जाएगा, जो भी इनके अंदर छोटी मोटी जो प्रिजर्व किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, जो भी इनके अंदर जो भी छटाई वटाई की जाएगी वो की जाएगी। और उसके बाद ये यहाँ से पीपीसी से ले यहाँ मेगा फूड मतलब सीपीसी के अंदर आ जाएंगे, सेंटर प्रोसेस सेंटर के अंदर आ जाएंगे, प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से फिर जो भी उसका वैल्यू ऐड करके उसको कहाँ क्या भेजना है वो हो जाएगा। ये एक तरह से पूरा जो मेगा फूड पार्क मॉडल है वो है, और ये चीजें हम बात कर चुके हैं। हाँ, अब नेक्स्ट जो हमारी है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, ये सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की स्कीम है। इसके अंदर एक हमने चलाया था वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। ठीक है, इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अभी ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, आप यूज करना, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा जब आप आपकी कॉपीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, और इसको इम्प्लीमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल स्कीम है ये भी, और नाम हमने देख लिया है, प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट फॉर सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। कुछ नहीं है, इसके अंदर भी सेम चीजें चल रही है, फाइनेंसिंग, टेक्निकल, बिजनेस सपोर्ट, और जो भी अपग्रेडेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनको प्रमोट करना है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इस स्कीम का जो पीरियड था वो 5 ईयर का 2020 से 21 से लेकर 24-25 तक था, और 10,000 करोड़ रुपए यूज किए थे। 2 लाख फार्मर्स या माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनको मदद पहुंचानी थी।
हाँ, अब इसके अंदर क्या है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक बार आप अच्छे से देखें। एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। अपन ने देखे हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिए हैं। तो ये अगर एक प्रोडक्ट की अगर आइडेंटिटी होगी तो वहाँ के उस प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी मिलेगी, अच्छे क्वालिटी के अंदर वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर किसी एक जगह की स्पेशलिटी होगी और वहाँ पर एक क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलेगा तो वो उस जो भी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको प्रोत्साहित करेगी कि भाई आप हमारे यहाँ पर आकर इस कंपनी को खोलिए, ताकि वहाँ के फार्मर्स को भी फायदा होगा। ये हो गया अपग्रेडेशन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सपोर्ट करना है किसको? एफपीओस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और कोई प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव उनको, ठीक है। सीड कैपिटल टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सीड कैपिटल क्या है? सीड कैपिटल मतलब एक तरह से बुनियादी पैसा, कोई चीज स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो देना। जैसे अभी हमने पढ़ा था हमने वो आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कि हम इतने लोगों को जो इनिशियल पैसा दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद क्या? कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करनी है। आज के तारीख में ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का अगर अच्छा काम चल जाए तो वो प्रोडक्ट चलता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं चलता है। वही वही है कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। हमारे किसान इतने अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर, अगर उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो अपने प्रोडक्शन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट हैं, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। आज आपकी शिकायत नहीं रहेगी हिंदी इंग्लिश वाली, ठीक है। अब जो आज हमारी एक और स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंकेज इनिशिएटिव स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, PLISFPI। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इसमें भी वही है, सपोर्ट करना है क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन। हमें क्या बनना है? ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनना है। इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको यूज में लेते हुए, ठीक है। ये इसका मोटा सा क्या बोलते हैं टारगेट या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एंड सपोर्ट इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना है। फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग करनी है। आउटलेट, ये जो बजट है इसका 10,900 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद नहीं रहेंगे बट मैं बता देता हूँ क्योंकि और याद रखने भी नहीं है। एक फर्स्ट फेज के अंदर 149 एप्लीकेशंस को इन्होंने सेलेक्ट किया था। और जो मिलेट बेस्ड, अभी आपको पता होगा मिलेट ईयर बनाया था हमने लास्ट ईयर, जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए 800 करोड़ का जो इन्होंने अलग से बजट रखा था। और अब जो सेकंड फेज है उसके अंदर 33 जो एप्लीकेशंस हैं उनको सेलेक्ट किया था, और उसके अंदर ऑर्गेनिक और मिलेट्स का ध्यान रखा गया था, ठीक है। पहले में 149, उसके बाद मिलेट्स पर 800 करोड़ का बजट दिया इन्होंने। और जो सेकंड फेज था उसके अंदर 33 एप्लीकेशंस को पास किया, जो सेलेक्ट किया, उसमें ऑर्गेनिक एंड मिलेट्स प्रोडक्ट्स का अलग से ध्यान रखा गया था। बैकग्राउंड क्या है इस स्कीम का? पहली बात तो जो ये हमारे लगभग 14 सेक्टर्स पे चल रही है ये स्कीम, ठीक है। तो इसी को फिर अभी सब स्कीम जो एक कंपोनेंट है वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी लगाया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी क्षेत्रों के विनिर्माण उद्यम शामिल है, ठीक है। भारत को संसाधन संपन्न बड़े घरेलू बाजार और मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने की गुंजाइश के माध्यम से प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों को उत्पादक के पैमाने, उत्पादकता, मूल्य संवर्धन तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में अपने वैश्विक समकक्षों के मुकाबले अपनी प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करना होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप एक बार देख लेना। वही चीजें हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक बार आप अच्छे से इसको शांति से पढ़ना। अब जो इसके कुछ फीचर्स हैं ये अब अपन अच्छे से देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ अलग से फीचर्स है। इसका जो अगर कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला जो कंपोनेंट है रेडी टू कुक, रेडी टू ईट तैयार करना है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे हम भी बहुत टाइम जब इमरजेंसी होती है तो आजकल कुछ जो सूप वगैरह कुछ आते हैं, ठीक है, या जो ऐसे कुछ पैकेट्स आते हैं जिसके अंदर सीधा आप गर्म पानी डालो और वो रेडी टू ईट है, ठीक है, या रेडी टू कुक है, सीधा उसको आप कुक कर सकते हो, उसके अंदर और कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोसेस करना है किसको? फ्रूट्स को और वेजिटेबल को, ठीक है, मैराइन प्रोडक्ट्स को और मोज़रेला चीज़ को, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं इसके 3। और उसके बाद अगर हम बात करें इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ SMEs इंक्लूडेड फ्री रेंज
एग है, पोल्ट्री है, मीट है, और जो एग के और जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करना है अब्रॉड के लिए, ठीक है। जो हमने आगे जो फैक्ट्स देखे थे उसमें हमने देखा था मीट प्रोड्यूसिंग में, और जो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें इंडिया बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करता है। तो उसका अगर यहाँ पर सही दाम नहीं मिले तो उसकी अगर अच्छी ब्रांडिंग करके, अच्छा मार्केटाइज करके उसको अगर एक्सपोर्ट भी किया जाए तो एक अच्छा पैसा मिल सकता है फार्मर्स को। फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड अब्रॉड द स्कीम एनविजेज ग्रांट टू द एप्लीकेंट्स। अब यही है देखो कि अगर कोई मतलब ब्रांड है या कोई हमारे इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको अगर मार्केटाइज करना है, उसको ब्रांड बनाना है, तो वो उसके लिए पैसा दिया जाएगा इसी स्कीम के तौर पर, और उस पैसे का यूज कर उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा, या जो भी इसके अंदर इनिशिएटिव्स किए जाएंगे। स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 6 ईयर फ्रॉम 21-22 से लेकर 26-27। अभी भी की स्कीम है, नई स्कीम आई हुई है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अच्छे चांस है इस स्कीम के आने के, हिंदी में है, आप देख लेना। हाँ, अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव देखें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। हमने अभी वहाँ पढ़ा था लगभग, यहाँ पर अब देखें तो 2.5 लाख जॉब करनी है 26-27 तक, ठीक है, इस स्कीम के तौर पर। और वहाँ हमने देखा था 9 लाख का जो आंकड़ा हमने देखा था। एक्सपोर्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस करना है। यही है जो पॉइंट्स, आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, ये हिंदी के अंदर है। ये एक और स्कीम है कृषि उड़ान 2.0। ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट था, थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मैंने सोचा डाल देते हैं, कुछ नया लिख के आओगे आप लोग तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या है कि ये कृषि उड़ान 2.2 वर्जन है, 2.0 वर्जन है। ये लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के लिए किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इसके अंदर मेनली क्या है, जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट या जो हिली एरियाज है वहाँ पर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम है, तो ठीक है, बट अगर उनको बाय रोड से या बाय ट्रेन से अगर मतलब ट्रांसपोर्टेशन किया जाए तो प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए ये उड़ान 2.2 स्कीम लेकर आए थे। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उनसे टाई अप करके एक तरह से इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने की मतलब एक्सपोर्ट कैसे करवाया जाए, ठीक है, इनको जहाँ पर भी जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचाया जाता है कि ये खराब ना हो सके, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर था। मे भी अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, अच्छा इसका अगर रेस्पॉन्स होगा तो गवर्नमेंट इसको बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर भी काम में ले सकती है। ये हमने हिंदी में लिख लिया। हाँ, तो मतलब आज जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी पेशी है, आपको लगता है कि मुझे कोई सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं। और आज आप हिंदी इंग्लिश की शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीपीटी खोली थी। हालांकि बोलते तो हम हिंदी में ही हैं, ये तो खाली जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, बट इस बार वो भी आपकी कसर छोड़ दी। और भी अगर आपको कोई कमी पेशी लगे तो आप ज़रूर बताना। एक और चीज़, ये बुक अब मैं सच बताऊं बहुत लिमिटेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं खरीदे हैं, देखो आपके पास टाइम भी कम है, तो ये राइट टाइम है इस बुक को लेने का। और ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी में 4 चांद लगाएगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप मुझे 100% थैंक यू बोलेंगे। और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं अपने ऑफलाइन जो भी आसपास स्टोर है वहाँ पर पता कर लेना। अगर वहाँ नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो हमारा जो 3rd लेक्चर है जल्द लाने की कोशिश की जाएगी। और जो हमने इसी जो प्लेटफॉर्म है उस पर इस बुक का IR का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर है मात्र। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो इसके अंदर जो IR है, IR का कंप्लीट जो करंट अफेयर है वो खाली 3 लेक्चर में कवर हो गया है। लगभग 2.5 घंटे का लेक्चर है, तो आप उसको अगर 2x में या 1.5 में भी देखेंगे तो आपके लिए वो खाली 1-1.5 घंटे का काम है। 1-1.5 घंटे में आप अपनी IR कंप्लीट कर सकते हैं। पास में अगर ये बुक लेके बैठेंगे तो वो 1 घंटे में भी काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।